आइए लिखिए कंपैरेटिव एंड लिखिए कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, इसे ना एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में इररिस्पेक्टिव ऑफ बोर्ड रहेगा ही रहेगा। आप चाहे सीबीएसई से हो, आप चाहे आईएससी से हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ बोर्ड आपका एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। राइट, चलो लिखो सबसे पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट। सबसे पहले लिखो आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट। देखो यहाँ पे दो चीज है, एक कंपैरेटिव है और एक क्या है, कॉमन साइज है। एक कंपैरेटिव है और एक क्या है, कॉमन साइज है। पहले कंपैरेटिव का मतलब समझ लो, उसके बाद फिर कॉमन साइज में आएंगे, ठीक है ना। समझो अच्छे से। वो ना आपका जो बुक टू है ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके अंदर जो भी चैप्टर है वो सब क्या है, वो सब है एनालिसिस का टूल। क्या है, एनालिसिस का टूल। फिर चाहे वो कंपैरेटिव कॉमन साइज हो, रेशियोज हो, या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट हो। आपका बुक का भी नाम क्या है, आपका बुक का भी नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो है नहीं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम है। नाम क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है ना, वो इन चैप्टर्स को यूज कर रहा है। वो इन चैप्टर्स को यूज कर रहा है फॉर डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं। राइट, बोलो हाँ ना। अभी कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या है। मान के चलो अगर मैं एक इंसान का कंपैरेटिव स्टडी करूं, लेट्स से भव्या अग्रवाल ही है, ठीक है ना। तो भव्या क्लास 11th में क्या किया और क्लास 12th में क्या किया, इसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अकाउंट्स है, अकाउंट्स में 11th स्टैंडर्ड में इसका आया था 80 और 12th स्टैंडर्ड में आ गया 100। ठीक है, भव्या कैसे हो गया। ठीक है, इको में 11th स्टैंडर्ड में आया था इसका 100, अभी आया है 96। ठीक है, मैथ्स जो इसका फेवरेट है, ठीक है, उसके अंदर आया था इसका 49 और अभी आया है 91। बराबर है क्या। इंग्लिश के अंदर इसका आया था 70, अभी आया है 50। ठीक है, समझ में आ रहा है, बोलो हाँ ना। तो अभी हम लोग 11th के मार्क्स को और 12th के मार्क्स को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, हम बोला यार इसका मार्क्स अकाउंट्स के अंदर बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है, 20 बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है, 20 बढ़ गया है। इसमें मार्क्स इसका देखा जाए तो घट गया है, कितना, 4 मार्क्स घट गया है। इसमें 49 से 91 हो गया, कितना बढ़ गया है, 42 बढ़ गया है। अगर देखा जाए तो इसमें इसका मार्क्स घट गया है, -20 हो गया है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज हमको बहुत ज्यादा क्लियर विजन नहीं देता है। उसका रीजन ये है कि 20 भरना अच्छा बात है, अच्छा बात है, अच्छा बढ़ा है ना, अच्छा बात है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले इंसान 10 लेके आया था, अब 30 लेके आया है, तो 20 बढ़ा है। तो क्या ये बहुत अच्छा है, क्या ये बहुत अच्छा डेटा है, एकदम भी नहीं। ये बहुत अच्छा डेटा बिल्कुल भी नहीं है। तो सिर्फ एब्सोल्यूट चेंज से हमको मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अभी अपने को एक और चीज देखने का है। एक और चीज क्या देखने का है कि एब्सोल्यूट चेंज तो चलो समझ में आ रहा है। अभी मेरे को इसके साथ साथ परसेंटेज चेंज भी देखने का है। इसके साथ साथ परसेंटेज चेंज भी देखने का है कि परसेंटेज में कितना बढ़ा, परसेंटेज में कितना बढ़ा। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, परसेंटेज चेंज कि 20 तो बढ़ा, पर कितने से 20 बढ़ा, 80 से 20 बढ़ा, तो कितना परसेंट बढ़ा, 20/80 इंटू 100। ठीक है, ये घटा, 4 घटा, तो समझ में आ रहा है। लेकिन कितना परसेंट घटा, 4/100 इंटू 100, 4%। ये कितना बढ़ा था, सॉरी 25% बढ़ा था। ये 4% घट गया, 49 से 91 हो गया, तो कितना हुआ, 42। कितना बढ़ा, 42 डिवाइड बाई 49 इंटू 100, 85.71%। बात समझ में आ रहा है। फिर 70 से 50 हो गया, घट गया, तो कितना घटा, 20/70 इंटू 100, 28.57।
57%। क्लियर है क्या? बोलो हाँ ना। समझ में आ रहा है? तो कंपैरेटिव स्टडी बहुत बड़ा बात नहीं है। कंपैरेटिव स्टडी में क्या है ना, आपको आप दो डेटा को देख रहे हो, आप दो डेटा को देख रहे हो, दोनों डेटा को देखने के बाद क्या किया आप? एब्सोल्यूट चेंज निकाला, ठीक है ना, और उसी का फिर परसेंटेज चेंज निकाल दिया। आज मान के चलो आपका 100 से 200 हुआ, तो यहां पे चेंजेस कितना आया? 100 का। आज ऐसा भी तो हो सकता है 10,000 से 10,100 हो गया, तो भी 100 चेंज आया। तो ये एब्सोल्यूट चेंज दोनों में सेम है, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट चेंज सिर्फ नहीं दिखाएगा, परसेंटेज भी जानना है। यहां पे देखा जाए तो 50% बढ़ा है, यहां पे देखा जाए तो 50% बढ़ा है, और यहां पे बहुत कम बढ़ा है, सॉरी 100% बढ़ा है, और यहां पे देखा जाए तो काफी कम बढ़ा है। 100 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 100। तो आपको क्या है ना, आपको दोनों चीज देखना है, आपको परसेंटेज चेंज भी देखना है। परसेंटेज चेंज आपको अलग टाइप का इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है ना, कि परसेंटेज टर्म में कितना बढ़ा है, ठीक है। आओ जी, तो कंपैरेटिव स्टडी तो हल्का हल्का समझ में आ रहा है, कंपैरेटिव स्टडी तो हल्का हल्का समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये कंपैरेटिव स्टडी से क्या पता चल जाएगा? आज जैसे सेल्स है, तो सेल्स के साथ तुम क्या चाहेगा? कि सेल्स बढ़े, ठीक है। एक्सपेंसेस के साथ तुम क्या चाहेगा? एक्सपेंसेस बढ़े। जो तुम्हारा वेरिएबल एक्सपेंसेस है ना, वेरिएबल एक्सपेंसेस है ना, मैं तुमको एनालिसिस वाला बात पढ़ता रहा हूं। आज तुम्हारा जितने से सेल्स बढ़ा है, उतने से ही वेरिएबल एक्सपेंसेस बढ़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारा सेल्स बढ़ा है, अगर तुम्हारा सेल्स बढ़ा है लेट्स से 70% से, तो तुम्हारा वेरिएबल एक्सपेंसेस भी कितने से बढ़ना चाहिए? 70% से। कंपैरेटिव स्टडी में अगर ये 90% से बढ़ा है, इसका मतलब तुम देख के समझ जाएगा, ओ तेरी सेल्स बढ़ा 70 से और एक्सपेंसेस बढ़ा 90 से, इसका मतलब कुछ झोल हुआ है, कुछ झोल हुआ है, गलती हुआ है हम लोग से, ठीक है ना। क्योंकि अगर हमारा सेल 70 से बढ़ा है, तो हमारा एक्सपेंसेस भी, वेरिएबल एक्सपेंसेस भी कितने से बढ़ना चाहिए? 70 से ही बढ़ना चाहिए। क्लियर है क्या? बोलो हाँ ना। जो हमारा फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, जो हमारा फिक्स नेचर का खर्चा है, वो तो बढ़ना ही नहीं चाहिए देखा जाए तो। आज फिक्स नेचर का खर्चा जो हमारा लास्ट ईयर था, वही यार हमारा इस साल भी रहना चाहिए, फिर तो यहाँ पे 0% चेंज आना चाहिए आइडियली देखा जाए तो तुम सोचो, कंपैरेटिव स्टडी तुम्हारा बहुत तगड़ा एनालिसिस देगा तुमको। बुद्धि में जा रहा है? चलो, तो ये तो समझ में आ रहा है कि कंपैरेटिव स्टडी करते क्यों है, कंपैरेटिव स्टडी करते क्यों समझ में आ रहा है। अब कंपैरेटिव स्टडी में तुम्हारा दो चीज आएगा, एक क्या आएगा? बैलेंस शीट, और एक आएगा इनकम स्टेटमेंट। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है ना, अपने शेड्यूल 3 में देखे थे, और शेड्यूल 3 में देख के अपने को मोटा मोटी बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद हो जाता है। बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा दिमाग में झंझट नहीं बचता है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट अपने को दिमाग में रहता है। कैसा आता है फॉर्मेट? ऐसा आता है। सबसे ऊपर में क्या लिखते हैं हम लोग? इक्विटी एंड लाइबिलिटी लिखते हैं। हमारा तीन बड़ा हेड है, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है? शेयर कैपिटल आता है, इन दोनों को एक ही बनाना है ना, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर इधर क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। भैया और भी तो था, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। मैं बोला था कि वो सिर्फ होता है लेकिन हमारे क्वेश्चन में आता नहीं है, तो इसी कारण से लोग डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हटा दिया है। और अदर में भी यूज भी कभी आया है कुछ आज तक? कभी भी आज तक आया? कभी कुछ नहीं आया आज तक, तो इसी कारण से वो दोनों हेड को हटा दिया ये लोग। फिर इसमें क्या आता है? बोरोइंग्स आता है, ट्रेड पेबल आता है, अदर करेंट लाइबिलिटी आता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन आता है। मैं कहीं से भी पढ़ा नहीं रहा हूं, तुमको ये पता है, ये शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट तुमको पता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बैलेंस शीट बनाए हैं, बैलेंस शीट में करंट ईयर का फिगर है, लास्ट ईयर का फिगर है, ठीक है ना। अब जैसे यहां पे हम लोग चेंजेस निकाले ना, एक एब्सोल्यूट चेंज निकाले, एक परसेंटेज चेंज निकाले, डिट्टो सेम तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहां पे भी निकालेंगे। पहले एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे, और फिर क्या निकालेंगे? परसेंटेज चेंज निकालेंगे। एब्सोल्यूट चेंज यहां लिखेंगे, परसेंटेज चेंज यहां लिखेंगे, एब्सोल्यूट चेंज यहां लिखेंगे, परसेंटेज चेंज यहां लिखेंगे। हर एक डेटा के लिए हम लोग यही काम करेंगे, हर एक डेटा के लिए हम लोग यही काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा शेयर कैपिटल है, लेट्स से 2023-24, 23-24 का फिगर है, और 2024-25 का फिगर है। तो अब पुराना साल कौन सा हो गया? 23-24, और करंट ईयर कौन सा हो गया? 24-25। तो भैया यहाँ पे तो ऐसा था ना, पहले करंट ईयर फिर प्रीवियस ईयर। तुम्हारा क्वेश्चन तुमको कैसा भी दे सकता है, बात समझ में आ रहा है। आज मान के चलो ये है तुम्हारा 4 लाख, और ये हो गया तुम्हारा 6 लाख, तो कितना बढ़ गया?
2 लाख से बढ़ गया, एब्सोल्यूट चेंज कितना आएगा? 2 लाख। और तुम्हारा परसेंटेज चेंज कितना आएगा? परसेंटेज चेंज निकालने में ध्यान रखना कि 2 लाख का चेंज हुआ है और बेस ईयर कौन सा होगा? पिछला साल वाला, तो 4 लाख वाला इंटू 100 कितना आ गया? 50%। ऐसे ही हर डेटा के लिए तुमको निकालना है, ऐसे ही हर डेटा के लिए तुमको निकालना है। एब्सोल्यूट चेंज निकालना और परसेंटेज चेंज निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत ही मामूली सा चीज है। बस कहानी किसमें है? अगर तुम्हारा ये बैलेंस शीट बना के नहीं दिया ना तो बैलेंस शीट बनाने में कहानी है, ठीक है ना? बैलेंस शीट बना के नहीं दिया ना तो बैलेंस शीट बनाने में कहानी है। एक बार अगर तुमसे बैलेंस शीट बनने लगा ना तो तुम आराम से एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज निकाल पाएगा, कोई बड़ा बात है नहीं। बात समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? बोलो हाँ ना। चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं। अब कंपैरेटिव में क्या आता है? इनकम स्टेटमेंट भी आता है। मैं बोला ना यहाँ पे 2 चीज आते हैं, एक बैलेंस शीट आता है और एक इनकम स्टेटमेंट आता है। अब इनकम स्टेटमेंट अपन पहले से पढ़े हैं क्या? इनकम स्टेटमेंट अपन पहले से पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े हैं। इनकम स्टेटमेंट अपने पहले से पढ़ के नहीं रखते। शेड्यूल 3 के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट देखते हैं, इनकम स्टेटमेंट तो देखते नहीं है। तो अभी आओ जी इनकम स्टेटमेंट देखें, आओ इनकम स्टेटमेंट देखें। इनकम स्टेटमेंट में आओ, हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स, और फिर क्या लिखते हैं हम लोग? अदर इनकम। इनकम स्टेटमेंट से क्या निकलेगा मुन्ना? इनकम निकलेगा। और इनकम कैसे आता है? जब हम लोग सेल्स में अदर इनकम ऐड करेंगे और सारा का सारा एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, ऑल एक्सपेंसेस अगर हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, फिर तुम्हारा क्या आ जाएगा? फिर तुम्हारा आ जाएगा इनकम। यही तो होगा, बोलो हाँ ना। जब हम लोग सेल्स में अदर इनकम जोड़ेंगे और सारा का सारा खर्चा माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा? इनकम आ जाएगा। यही तो तरीका है, यही तो तरीका है प्रॉफिट निकालने का, इनकम निकालने का, यही तो तरीका है। बोलो हाँ। चलो आ जाओ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोले तो सेल्स लिख रहे हैं। सेल्स क्या क्या लिख रहे हैं हम लोग? अदर इनकम लिख रहे हैं। सबसे पहले सेल्स लिखे, फिर क्या लिखे? अदर इनकम लिखे। हमारा टोटल रेवेन्यू आ गया। क्या आ गया? टोटल रेवेन्यू आ गया। क्या आ गया हमारा? टोटल रेवेन्यू आ गया, टोटल रेवेन्यू आ गया, टोटल रेवेन्यू आ गया। बराबर है क्या? अदर इनकम में क्या आता है भैया? सेल्स के अलावा मान के चलो और कुछ है, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ऐसा कोई भी इनकम है वो किधर आ जाएगा? अदर इनकम में आ जाएगा, राइट? बोलो हाँ ना। और अब हम लोग क्या करेंगे? एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या हो गया? मटेरियल क्या हो गया? जिस सामान से हम लोग माल बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग शर्ट बनाते हैं तो कपड़ा मटेरियल हो गया। तो मान के चलो साल के बिगिनिंग में 2 लाख का मटेरियल था और फिर हम लोग परचेस किए हैं 50 लाख का, और अब हमारे पास है 4 लाख। बराबर है क्या? पहले हमारे पास कितना था? 2 लाख का माल था, फिर हम लोग परचेस किए हैं 50 लाख का, और अभी हमारे पास कितने का माल है? 4 लाख का। क्या हुआ? चलो आओ। तो 2 लाख पहले से था, फिर 50 लाख, तो कितना हो गया? 52 लाख। और 52 लाख में अभी भी कितना है? 4 लाख रुपया बचा हुआ है, 4 लाख का माल बचा हुआ है। तो हम लोग कितना रुपए का माल कंज्यूम कर लिए? 48 लाख का कंज्यूम कर लिए। बोलो हाँ ना। पहले से हमारे पास 2 लाख का माल था, फिर 50 लाख का माल और खरीद लिए, और अभी भी 4 लाख का माल बचा हुआ है। तो 52 में 4 का माल बचा हुआ है, तो कितने का कंज्यूम किए? 48 लाख का कंज्यूम किए। बोलो हाँ ना, राइट? बोलो हाँ ना, 48 लाख का कंज्यूम किए। तो ये क्या आ गया? ये आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब देखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड अगर दिया हुआ है तब तो आप सीधे ही लिख दोगे, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे? आप परचेस को अलग से लिखोगे और चेंज इन इन्वेंट्री को अलग से लिखोगे। मान के चलो हम लोग जो एग्जांपल लिए हैं उसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आया? 48 लाख। तो कभी कभी तुम्हारे क्वेश्चन में 48 लाख दिया ही हुआ रहेगा। जब 48 लाख दिया हुआ है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ही दे दिया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
लेकिन कभी कभी तुमको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं देगा, तुमको परचेज दे देगा, ओपनिंग स्टॉक दे देगा, क्लोजिंग स्टॉक दे देगा। तो तुम क्या करेगा, अलग अलग लिखेगा। परचेज कितना है, परचेज है 50 लाख, लिख दो भाई 50 लाख। परचेज में कितना लिख दिया, 50 लाख। अब चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री मतलब क्या हो गया, चेंज इन इन्वेंट्री मतलब हो गया ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक कितना था मुन्ना, ओपनिंग स्टॉक था 2 लाख और क्लोजिंग स्टॉक कितना था 4 लाख। तो 2 - 4 करेंगे तो क्या आएगा, -2, ठीक है ना। तो अब परचेस के नीचे क्या करेंगे अपन, परचेस के नीचे क्या लिखेंगे अपन, -2 लाख। तो ये कितना आ रहा है, 48 लाख ही आ रहा है ना। बोलो हाँ ना, बुद्धि में जा रहा है ऐसा, हाँ ना। वापस से मैं समझाऊंगा। मैं क्या बोला, इनकम निकालने के लिए हम लोग क्या बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या लिखे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख दिए, ये क्या है, सेल्स है। फिर क्या लिख दिए, अदर इनकम। अदर इनकम में क्या आ गया, अदर इनकम में जो भी मेरा अदर देन सेल्स जो भी कमाई है ना, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, डिस्काउंट है, जो भी चीज है, जो भी इनकम है, वो सब किधर आ गया, अदर इनकम में। ये क्या हो गया तुम्हारा, टोटल रेवेन्यू हो गया। अब तुम क्या करेगा, खर्चा माइनस करेगा, एक्सपेंसेस माइनस करेगा। तो एक्सपेंसेस में सबसे पहला क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में क्या बोला कि इस साल में जितना भी मटेरियल अपन कंज्यूम किए हैं वो आएगा, ठीक है ना। इस साल में जितना ही मटेरियल कंज्यूम किए हैं वो आएगा, तो वो अपन लिख देंगे। कई बार तो हम लोग को बता ही देगा कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इतना है, और कई बार बताएगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो हमारे पास साल के बिगिनिंग में 5 लाख का माल था, हम लोग परचेस किए 20 लाख का माल, कुल मिला के कितने का माल हो गया, 25 लाख का। इसमें से 3 लाख का माल अभी भी बचा हुआ है, तो हम लोग कितना कंज्यूम किए होंगे, 5 पहले से था, 20 और खरीदे, कुल मिला के कितना हो गया 25, और 3 अभी भी है, तो कितना 22 लाख। क्लियर है क्या, बोलो हाँ ना, सिंपल सा बात है, 22 लाख। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना हो गया, 22 लाख। हमारे एग्जाम्पल में कभी कभी ये 22 लाख दे देगा और कभी कभी ये देगा नहीं, कभी कभी तुमको ये निकाल के नहीं देगा, ये निकाल के नहीं देगा, ये निकाल के नहीं देगा, तुमको ये सारा इंफॉर्मेशन देगा। तो क्या लिखना है तुमको, तो परचेज लिखना है। तो क्या लिखना है, परचेज लिखना है। परचेज कितना है 20 लाख। और क्या लिखना है, चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री कैसे आएगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग कितना है 5 और माइनस क्लोजिंग 3, तो कितना आता है 2, तो हम लोग 2 लिखे। तो क्या ये भी 22 के बराबर है, जी हाँ ये भी 22 के बराबर है। आप सीधा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लिख लो या फिर परचेज, और नीचे में चेंज इन इन्वेंट्री। बस याद रखना चेंज इन इन्वेंट्री में क्या आता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, राइट। कभी कभी बच्चा कंफ्यूज जाता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग था या क्लोजिंग माइनस ओपनिंग था, ठीक है ना, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। चलो जी, तो ये ठीक है, परचेज हो गया, परचेज हो गया और चेंज इन इन्वेंट्री। अब ये क्या लिख दिया, फिनिश गुड्स, WIP और स्टॉक इन ट्रेड। देखो जो तुम्हारा इन्वेंट्री होता है ना मुन्ना, जो तुम्हारा इन्वेंट्री होता है ना, उस इन्वेंट्री में क्या क्या आता है, उस इन्वेंट्री में देखा जाए तो 5 चीज आता है, लेकिन मेरे को 3 चीज ही बताना है तुमको, तुम अभी बच्चा है ना, छोटा है तुम, ठीक है ना। क्या क्या आता है, उसमें आता है रॉ मटेरियल, उसमें आता है WIP, उसमें आता है फिनिश गुड्स। मान के चलो मैं बनाता हूं शर्ट, शर्ट और ऐसा हुडीज बनाता हूं, ठीक है ना। तो अब अपन जो शर्ट और हुडीज बनाने के लिए कपड़ा मंगवा रहे हैं वो क्या हो गया, अपना रॉ मटेरियल हो गया। और हम लोग क्या किए ना, शर्ट आधा बना लिए, मतलब शर्ट का बीच वाला पार्ट बना लिया, बटन्स वगैरह नहीं लगाए हैं और हाथ नहीं बनाए हैं, ठीक है ना, हाथ नहीं बनाए और बटन्स वगैरह नहीं लगाए हैं। तो ये क्या हो गया, ये आधा अधूरा काम हो रखा है, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। बुद्धि में जा रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। और जब पूरा रेडी हो जाएगा बन बुना के तो क्या हो जाएगा, फिनिश गुड्स। तो अगर अपन बोलेंगे इन्वेंट्री, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो उस इन्वेंट्री में सब कुछ ही आ जाएगा।
उसमें रॉ मटेरियल भी आ जाएगा, उसमें फिनिश गुड्स भी आ जाएगा, उसमें वर्क इन प्रोग्रेस भी आ जाएगा। बोलो हाँ ना। चिंटी समझ रही है ये सब बात को? चलो अब क्या आते हैं एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। क्या आते हैं एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस? एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या आएगा? एम्प्लॉय से रिलेटेड ईच एंड एवरी एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय से रिलेटेड ईच एंड एवरी एक्सपेंसेस। सैलरी जा रहा है, पीएफ जा रहा है, बोनस जा रहा है, होता है ना सैलरी के साथ, सैलरी के अंदर ये सब होता है ना। बेसिक सैलरी तो दे ही रहे हैं हम लोग, जो बेसिक सैलरी वो तो दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग बोनस भी दे रहे हैं, हम लोग उसके साथ साथ उसको पीएफ भी दे रहे हैं, हम लोग बहुत कुछ दे रहे हैं उसको। तो सैलरी के अलावा जितना भी चीज जाता है एम्प्लॉइज को, वो सब किस में आएगा? वो सब आ जाएगा एम्प्लॉइज बेनिफिट कॉस्ट में, एक्सपेंसेस में। राइट, बोलो हाँ ना। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है फाइनेंस कॉस्ट। क्या होता है फाइनेंस कॉस्ट? बोलता है हम लोग जो फंड उठाए हैं मार्केट से, हम लोग जो लोन लिए हैं मार्केट से, तो लोन के बदले हम लोग को कुछ देना है ना। क्या देना है? इंटरेस्ट। ठीक है ना। तो इंटरेस्ट कॉस्ट क्या है? इंटरेस्ट कॉस्ट तुम्हारा फाइनेंस कॉस्ट है। इंटरेस्ट कॉस्ट तुम्हारा क्या है? फाइनेंस कॉस्ट है। ए लोन प्रोसेसिंग फीस, जो तुम्हारा लोन प्रोसेसिंग फीस है वो भी किसमें आएगा? फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। तुम्हारा जो लोन प्रोसेसिंग फीस है वो किसमें आएगा? फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। चलो जी, फिर डेप्रिसिएशन तुमको पता है, बचपन से सुनते आए हैं, और एमोटाइजेशन भी तुमको पता है, बचपन से सुनते आए हैं। तो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन आ गया, और उसके अलावा अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में क्या आया? जो भी खर्चा कहीं नहीं आया वो किधर आएगा? अदर एक्सपेंसेस में आएगा। क्लियर है क्या? अगर तुम्हारा कोई टैंजेबल एसेट है, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टर तुमको दिख रहा है क्या? दिख रहा है, शाबाश। इसका वैल्यू घटेगा तो क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन हो रहा है। अगर हमारा ट्रेडमार्क लिया हुआ है, हमारा पेटेंट लिया हुआ है, ठीक है ना, तो उसका एक लाइफ था 20 साल, तो अब हर साल हमारा वो पेटेंट का लाइफ घट रहा है ना, उसका वैल्यू घट रहा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एमोर्टाइजेशन बोलेंगे। ठीक है ना। इनटैंजिबल एसेट का वैल्यू घटेगा तो एमोर्टाइजेशन, टैंजिबल एसेट का वैल्यू घटेगा तो डेप्रिसिएशन। जिस एसेट को अपन देख पा रहे हैं उसका वैल्यू घटेगा, क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। जिसको नहीं देख पा रहे, इनटैंजिबल एसेट है, एमोर्टाइजेशन। क्लियर है क्या? देखो अभी तुम लोग छोटा है ना, तो मैं ऐसा बोल देता हूँ कि जिसको देख पा रहे हैं दैट इज टैंजिबल, जिसको नहीं देख पा रहे इनटैंजिबल, पर ऐसा है नहीं। ठीक है ना। इनटैंजिबल एसेट का बड़ा तगड़ा सा डेफिनेशन है AS 26 में। जब तुम AS 26 देखेगा ना, तो उसमें 5-6 कंडीशन है, वो सारा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ना, तब जाके वो इनटैंजिबल एसेट होगा। और उसमें नहीं दिखने वाला और दिखने वाला चीज जो है ना, वो आउट ऑफ 6 एक है। बहुत सारा ऐसा चीज है जो हम लोग को नहीं दिखता है, लेकिन स्टिल हम लोग उसको इंटेंजिबल नहीं बोलते हैं। डेटर्स, भैया डेटर तो दिख रहा है, डेटर तो हमारा थोड़ी एसेट है। डेटर से पैसा मिलने का जो राइट्स है वो हमारा एसेट है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को तेरे से पैसा मिलना है 1,000 रुपया, तो भव्या अग्रवाल मेरा एसेट थोड़ी हो गया। अगर भव्या अग्रवाल एसेट होता तो घर ले जाते, पोछा तो मरवा ही लेते बात समझे? तो भव्या अग्रवाल मेरा एसेट नहीं है। भव्या अग्रवाल से जो मेरे को 1,000 रुपया मिलना है वो राइट मेरा एसेट है। ठीक है ना। तो फिर तो हम लोग डेटर को इंटेंजिबल नहीं बोलते। तो अपन ऐसे बोल देते हैं कि जो नहीं दिख रहा है दैट इज इंटेंजिबल, बट ऐसा है नहीं। उसके अलावा भी बहुत सारा कंडीशंस है जिसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब जाके वो इंटेंजिबल होगा। यहां तक क्लियर है क्या? चलिए जी, तो अभी खर्चा में क्या क्या आ गया? खर्चा में सबसे पहले तो आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड या फिर परचेज वर्चेज। उसके अलावा क्या आया? एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। फिर क्या आया? फाइनेंस कॉस्ट। फिर क्या आया? डेप्रिसिएशन। फिर क्या आया? अदर एक्सपेंसेस। फिर टोटल एक्सपेंसेस आप जोड़ दिए, और टोटल एक्सपेंसेस जुड़ने के बाद आप टोटल रेवेन्यू में टोटल एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। और उसके बाद आप क्या करोगे? टैक्स माइनस करोगे तो फिर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मेट। अगर तुम इस फॉर्मेट को ही समझा नहीं ना, तब तो तुम बिल्कुल भी कंपैरेटिव पे आ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये फॉर्मेट को समझ गए तो आप क्या 2 साल का स्टेटमेंट बना पाओगे, 2 साल का इनकम स्टेटमेंट बना पाओगे। और एक बार इनकम स्टेटमेंट बनाना आ गया, उसके बाद कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना कौन सा बड़ा बात है? करना क्या होता है? एक में निकालना होता है, अच्छा ये कॉमन साइज वाला है, ये इधर आ जाओ, सेम ही चीज है, इनकम स्टेटमेंट सेम है।
ठीक है ना। फिर करना क्या होता है, फिर आपको करना होगा एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, ये तो कोई है ही नहीं। एक बार आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना आ गया, इनकम स्टेटमेंट बनाना आ गया, अब तो कुछ करना ही नहीं है। अब करना क्या है, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज। कोई हाईफाई चीज है क्या? भैया हम लोग से एक इनकम स्टेटमेंट बनवा लीजिए। ओके आओ जी। एक इनकम स्टेटमेंट बनाओ सिर्फ। परचेज है तुम्हारा 5 लाख। ओपनिंग इन्वेंट्री है तुम्हारा 20,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री है तुम्हारा 80,000। तुम्हारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 160% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तुम्हारा अदर इनकम है 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तुम्हारा एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस है 15% ऑफ परचेज। तुम्हारा फाइनेंस कॉस्ट है 60,000 और तुम्हारा टैक्स है 35%। 60,000 मत करना, 18,000 कर लेना। चलो करो। इनकम स्टेटमेंट बनाओ आप। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। रीसेंट पास्ट में है ना, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज में कॉमन साइज थोड़ा ज्यादा कॉमन हो गया है कंपैरेटिव के कंपैरिजन में। चलो पहले अपने कंपैरेटिव देख रहे हैं, उसका क्या देखेंगे, कॉमन साइज भी देखेंगे। जो भी कहानी है ना वो इनकम स्टेटमेंट बनाने को लेके है, ठीक है। ना कॉमन साइज डिफिकल्ट है ना कंपैरेटिव डिफिकल्ट है। अगर बच्चे को ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है तो जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट का। किस बच्चे का कॉपी उठा लिया तुम? किस बच्चे का कॉपी उठा, बचपन का? 12th में ये कॉपी कौन देता है? नहीं नहीं, वो कॉपी तो तू कॉपी देख नहीं पा रही है ना। बचपन में था कि लोग का डिजिट इधर उधर ना हो। ले हाँ, सिंक में। 2 3 तक ही कॉपी मिलता है। हाँ, वो भी आजकल 2 3 का बच्चा 2 3 का लगता नहीं है। नहीं बाबू, तुम सिर्फ और सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बना ले, हम उसी में खुश हैं। नहीं, बिल्कुल भी बना के नहीं देगा। एक जमाना था जब बना के देता था, वो जमाना चेंज हो गया। 5 मार्क्स? नहीं नहीं, आ तो जाएगा ही।
गुड मूड का फ्लेक्स करेगा, हो गया। चलो जी, अभी बैठ जा, चालू नहीं हुआ। सोल्यूशन में आओ जी। नहीं हुआ रहा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें तुम ऐड क्या करेगा? अदर इनकम, फिर क्या आ जाएगा? टोटल रेवेन्यू। ठीक है, दिमाग में फॉर्मेट रखो ना, पहले क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम। ठीक है, फिर क्या आ गया? टोटल रेवेन्यू। अब आ जाओ एक्सपेंसेस में। अब एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्या आएगा?
परचेज वर्चेज अलग से नहीं दिए क्या हम? हाँ ठीक है। परचेज, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री का क्या आएगा? एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर क्या आ जाएगा? फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन दिए हैं क्या? डेप्रिसिएशन दिए ही नहीं है। फिर हमारा एक्सपेंसेस पूरा लिख दिए, अब क्या आएगा? टोटल एक्सपेंसेस, उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, उसके बाद फिर टैक्स आएगा, उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। चलो, अब क्या क्या चीज है हमारे पास? हम लोग सबसे पहले परचेज लिख सकते हैं और ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री से हम लोग चेंज इन इन्वेंट्री लिख सकते हैं। तो परचेज कितना है हमारा? 1 2 3 4 5, और चेंज इन्वेंट्री कितना आएगा? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो -60,000, -60,000 बराबर है क्या? अब हम लोग क्या कर रहे हैं? वर्किंग आउट सेल्स निकाल रहे हैं। सेल्स कैसे आएगा? सेल्स आएगा तुम्हारा 160% ऑफ सीओजीएस, ये दिखाना तो पड़ेगा। 160% ऑफ सीओजीएस मतलब 160 बाई 100 × 2, ये कितना हो गया? 5 लाख माइनस 60,000, तो कितना हो गया? 4,40,000, 7,04,000 सेल्स आ गया। तो सेल्स में लिख दो 7 लाख। है कहाँ? सैलरी नहीं आता उसमें, कमीशन नहीं आता है। आओ जी, अब अदर इनकम में आओ। नहीं, ये नहीं भी दिखेगा तो चलेगा। अदर इनकम कितना है? अदर इनकम 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो 20% ऑफ 7,04,000 कितना हो गया? 1,40,800, 1,40,800, 1,40,800 एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, सॉरी 1,40,800। टोटल रेवेन्यू कितना आ गया? 844,800। अब एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस दिया हुआ है क्या? 15% ऑफ परचेज, तो कितना आ गया? 75,000। और फाइनेंस कॉस्ट 18,000 दिया हुआ है, बराबर है क्या? तो अभी तुम्हारा टोटल एक्सपेंसेस कितना आया? लिख ही लो, टोटल एक्सपेंसेस आ गया, टोटल एक्सपेंसेस आ गया तुम्हारा 5,33,000। ठीक है ना? अगर तुम इसको ए मान रहे हो, इसको बी मान रहे हो, तो तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा? ए माइनस बी, कितना? 311,800, 3,11,800। तुम्हारा टैक्स कितना है? 1030, 109130। और तुम्हारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा? कितना? 2026, 202670। ये क्या आ गया? ये तुम्हारा आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाँ जी, टैक्स मुन्ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे निकालेंगे, और किस पे निकाल सकते हैं? ठीक है ना? कोई है जिसका सही था? सही था, सही था, सही था। ऑनलाइन में, ऑनलाइन में अभिषेक है, आदित्य है, अर्पिता है, इशिता है, कौशिक जी हैं, नवनीत तिवारी भी है। नवनीत थोड़ा सा बात कराएगा अपने पापा से, ठीक है ना? आप है ना बहुत सारा क्लासेस मिस करते हैं, आप बगल में रहते हैं स्टिल। या फिर चलो ठीक है, हम आपके भैया से बात करते हैं, ठीक है? चलो बढ़े आगे। बगल में रहता है ये।
यहाँ पे जो शर्मा नहीं है, पता उधर पता। उधर का गली में। आओ जी, अब देखो ध्यान से, हमारा इनकम स्टेटमेंट अपने को हल्का हल्का बनाना आ गया। तो अभी तुम्हारा दो इनकम स्टेटमेंट बना हुआ है, एक दो। अब डिफरेंस निकालना है, परसेंटेज निकालना है, डिफरेंस निकालना है, परसेंटेज निकालना है, डिफरेंस निकालना है, परसेंटेज निकालना है। अब ये तो क्या ही दिखाऊं तुमको, ठीक है। तो कंपैरेटिव में तो दोनों सिमिलर ही है, डिफरेंस निकालना है, परसेंटेज निकालना है, डिफरेंस निकालना है, परसेंटेज निकालना है। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि जब आप परसेंटेज निकालेंगे ना, तो जो आप डिफरेंस तो चलो ठीक ही है, और जो बेस लेंगे, बेस बेस जो लेंगे वो क्या लेंगे आप, प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का बेस लेंगे, राइट। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक बार कॉमन साइज पे हो, कॉमन साइज में मुन्ना कहानी सेम है। कॉमन साइज में भी कहानी सेम है। इसमें क्या आएगा, इसमें एक आएगा आपका बैलेंस शीट, और एक क्या आएगा, इनकम स्टेटमेंट। एक आएगा तुम्हारा बैलेंस शीट और एक आएगा इनकम स्टेटमेंट। कमाल की बात यह है कि बैलेंस शीट आप देखे हुए हो और इनकम स्टेटमेंट आप अभी अभी देखे हो, ठीक है ना। बैलेंस शीट आप देखे हुए हो, इनकम स्टेटमेंट आप अभी अभी देखे हो। तो आपको बनाना तो आता है, आपको बैलेंस शीट बनाने आता है, आपको इनकम स्टेटमेंट बनाने आता है, आपको बनाने तो आता है। तो अब उसके ऊपर वापस से आप एफर्ट डालोगे क्या, कुछ नहीं डालोगे। अब सीखना क्या है आपको, अब सीखना है कि भैया कॉमन साइज होता क्या है। इधर आ जाओ, अपन डिस्कस किए थे ना भव्य का मार्क्स को, भव्य के मार्क्स को अपन डिस्कस किए थे। तो कंपैरेटिव में क्या हुआ था ना, कंपैरेटिव अपने 2 साल के मार्क्स का डिफरेंस निकाल रहे थे और उसका फिर परसेंटेज निकाल रहे थे, राइट, बोलो हाँ ना। 2 साल के मार्क्स का डिफरेंस निकाले थे, फिर परसेंटेज निकाल रहे थे। बोलता ये नहीं जानना है अपने को। हाँ जी, 50 कर दीजिए, टोटल 300 आ जाएगा। अच्छा, बेकार है वो, ज्यादा पॉइंट है। मैथ्स और इधर भी फिर कुछ करना ही पड़ेगा। 96, इसको 4 कर लेते, 94 कर लेते, ये भी खुश हो जाएगा, ठीक है। आओ जी, तो अब कहानी ये है कि कंपैरेटिव में तो अपने 11th और 12th के मार्क्स को कंपेयर कर रहे हैं। कंपैरेटिव में अपने क्या कर रहे हैं, 11th के मार्क्स को कंपेयर कर रहे हैं 12th से। जैसे अकाउंट्स, तो अकाउंट्स को देख रहे हैं 11th में कितना आया था, 12th में कितना आया था। इंग्लिश 11th में कितना आया था, 12th में कितना आया था। इकोनॉमिक्स 11th में कितना आया था, 12th में कितना आया था। अपने कंपैरेटिव में तो ये कर रहे हैं। कॉमन साइज अपने ये नहीं करेंगे, कॉमन साइज में देखेंगे कि भैया 11th में इसका टोटल कितना आया, 300 आया, और टोटल में अकाउंट्स का कंट्रीब्यूशन कितना, 80 कंट्रीब्यूशन है। 300 में अकाउंट्स कितना है, 80, कितना आया, 80 डिवाइड बाई 300, 26.66%, ठीक है। हम जब ये निकाला ना, मेरे को 12th से मतलब है, मेरे को 12th से मतलब ही नहीं है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे, 11 से ही मतलब है। इको में आया 100 और टोटल कितना था 30। इशारों में क्या बात कर रहा है, ओ ठीक है। 300 में 100 आया है, तो कितना है 33.33%। किसका कंट्रीब्यूशन है, इको का ही कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। मैथ्स में बेशरम टाइप का इंसान 50 लेके आया है, टोटल मार्क्स कितना है 300, तो 300 में मैथ्स का कंट्रीब्यूशन कितना है, 16.66%। इंग्लिश का कंट्रीब्यूशन कितना है, 70 डिवाइड बाई 300 इंटू 100, कितना 23.33%। बुद्धि में जा रहा है, बोलो हाँ ना। लॉजिक क्लियर है, लॉजिक क्लियर है, लॉजिक क्लियर है। कोई हाईफाई बात है क्या, कोई हाईफाई बात नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर देखा जाए तो हम लोग जब परसेंटेज निकाले ना, मेरे को 12th के मार्क्स का जरूरत था क्या, मेरे को 12th के मार्क्स का जरूरत था ही नहीं। हम अभी क्या किए, हम अभी सिर्फ और सिर्फ 11th का परसेंटेज निकाले हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मार्क्स का कंट्रीब्यूशन इन दी टोटल मार्क्स कितना है वो निकाले हैं, ठीक है। 12th का टोटल कितना है, 340।
अकाउंट्स कितना है 100, 340 में अकाउंट्स का कितना है 100, 340 में अकाउंट्स का कितना है 100, कितना आ रहा है परसेंटेज 29.41। 340 में इको का परसेंटेज कितना है 96 मार्क्स लेके आया है इको में 28.24%। 340 में मैथ्स में कितना लेके आया, मैथ्स का कंट्रीब्यूशन कितना है 27.64 और 340 में इंग्लिश का कंट्रीब्यूशन कितना है 14.1770। ओके, अब देखो ध्यान से भैया, एक बात बताओ, कंपैरेटिव स्टडी करने का क्या ऑब्जेक्टिव है? देखो, कंपैरेटिव स्टडी करने का ऑब्जेक्टिव है, आज मेरे को यह देखना है कि भव्या सब्जेक्ट में कितना इंप्रूव हुआ है, अकाउंट्स में कितना इंप्रूव हुआ है। हम क्या देखेगा, कॉमन साइज या कंपैरेटिव, दोनों देखेगा। कैसे देखेगा, अकाउंट्स में कितना इंप्रूव हुआ है, देखो पहले लाता था 80, अब लाता है 90, तो ये एक एनालिसिस हुआ अकाउंट्स को लेके। और एक और एनालिसिस हुआ कि ओवरऑल इसका आता था 80%, ठीक है ना। अब 80% जो है ना, उसमें पहले अकाउंट्स का कंट्रीब्यूशन था 20 और अब भी आता है इसका 80%, लेकिन अब इसका अकाउंट्स का कंट्रीब्यूशन हो गया 32। बात समझ में आ रहा है, मतलब ये अकाउंट्स में इंप्रूव हुआ है। सोच के देखो, बुद्धि में जा रहा है, बोलो हाँ ना, क्लियर है क्या? तो अब जब आप देख रहे हो अकाउंट्स का कंट्रीब्यूशन कितना है, अकाउंट्स का कंट्रीब्यूशन कितना है टोटल में, आप क्या देखेगा, आप कॉमन साइज देखेगा, ठीक है ना, कि टोटल में अकाउंट्स का कंट्रीब्यूशन कितना 26%। पिछले साल 26% था, इस साल टोटल में अकाउंट्स का कंट्रीब्यूशन कितना है 100, मतलब 29%। तो फिर देखा जाए तो अकाउंट्स का कंट्रीब्यूशन इसके मार्क्स में बढ़ा है, तो अकाउंट्स में ये इंप्रूव हुआ है। क्लियर है? पहले इसका इको का कंट्रीब्यूशन कितना था इसके टोटल मार्क्स में 33%, अब कितना है 28%, तो इको में कहीं ना कहीं ये घटा है। पहले इसके मैथ्स का कंट्रीब्यूशन कितना था इसके टोटल मार्क्स में 16%, अब कितना है 27%। ओ माय गॉड, मैथ्स बहुत ज्यादा इंप्रूव कर गया। बात समझ आ रहा है? पहले इसके इंग्लिश का कंट्रीब्यूशन कितना था इसके मार्क्स में 23%, और अब तो 14%, बहुत ही घटिया हो गया। कॉमन साइज देख रहे हो? तो कॉमन साइज जब आप निकालोगे, कॉमन साइज आप जब निकालोगे तो एक साल का कॉमन साइज निकल जाएगा, आपको दूसरे साल का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आप मान के चलो इंडिविजुअल फिगर का परसेंटेज निकाल रहे हो टोटल के साथ, तो आपको तो इसी साल का जरूरत है ना। अगर आप 23-24 कर रहे हो, 23-24 कर रहे हो, तो 23-24 का इंडिविजुअल फिगर, 23-24 का इंडिविजुअल फिगर का परसेंटेज आप निकालोगे किसके साथ, टोटल के साथ। तो इसका फिगर टोटल के साथ, इसका फिगर टोटल के साथ, इसका फिगर टोटल के साथ। तो कॉमन साइज में आप क्या कर रहे हो, आप इंडिविजुअल फिगर का परसेंटेज निकाल रहे हो टोटल के साथ। अब देखो ध्यान से, कॉमन साइज में हम लोग टोटल किसको लेंगे, कॉमन साइज कहां गया, कॉमन साइज के अंदर हम लोग टोटल लेंगे। बैलेंस शीट जब बनाएंगे ना, कॉमन साइज बैलेंस शीट, तो टोटल किसको लेंगे, ऑफ कोर्स बैलेंस शीट टोटल, जो तुम्हारा बैलेंस शीट का टोटल आता है एसेट साइज लायबिलिटी साइड, उसको लेंगे। और जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस लेंगे। क्लियर है क्या? बेस किसको लेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। चलो जी, आ जाओ कॉमन साइज के फॉर्मेट पे। बैलेंस शीट तो पहले आप प्यार से बना ही दोगे, करंट ईयर प्रीवियस ईयर फिगर लेके बैलेंस शीट पूरा प्रॉपर बना दिए। ये आपको ये इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट हो या बैलेंस शीट हो, आप प्रॉपर बना दोगे, आपको आता है बनाने, चाहे वो बैलेंस शीट हो चाहे वो इनकम स्टेटमेंट हो, आपको आता है बनाने। करंट ईयर प्रीवियस ईयर कर लिए। अब यहां पे एब्सोल्यूट चेंज तो निकल नहीं रहा है, यहां पे दोनों कॉलम में क्या आएगा, परसेंटेज ही आएगा। तो आप सबसे पहले क्या कर रहे हो, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैं क्या बोला, यहां पे इनकम स्टेटमेंट में बेस में क्या लेते हैं अपन, बैलेंस शीट टोटल लेंगे या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेंगे। इनकम स्टेटमेंट है तो बैलेंस शीट टोटल का तो बात ही नहीं है, अगर इनकम स्टेटमेंट है फिर तो बैलेंस शीट टोटल का बात ही नहीं है। यहां पे क्या आएगा, यहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, और बैलेंस शीट में क्या आएगा, बैलेंस शीट टोटल।
तो यहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज निकाला जा रहा है, करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का। ऊपर में क्या आया, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बैलेंस शीट में क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। क्लियर है क्या? अब देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, तो ये तो हमेशा 100 ही आएगा, इसीलिए पहले से लिख दिया लोग 100। ठीक है ना? फिर अदर इनकम डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, फिर टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। बुद्धि में जा रहा है? बोलो हाँ ना। समझ में आ रहा है? ठीक है भैया, हम लोग से एक बनवा लो। ओके, आओ जी, एक हम लोग बनाएंगे। एक कॉमन साइज आप लोग बनाओगे, ठीक है ना? एट्टी परसेंट ऑफ 60% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सॉरी, 60% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 8,80,000 और ये है 14,000 और ये था 18,000। अदर इनकम 10% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एम्प्लॉयज बेनिफिट 12% ऑफ टोटल परचेज, फाइनेंस कॉस्ट 5% ऑफ COGS और टैक्स 30%। चलो करो। कॉमन साइज करना है आपको। क्या करना है आपको? कॉमन साइज। सिर्फ इनकम स्टेटमेंट निकाल के छोड़ना नहीं, आपको कॉमन साइज भी बनाना है। किस साल का? साल 2024-25 का। पर भैया 2 साल का तो दीजिए फिगर। कॉमन साइज के लिए 2 साल का फिगर जरूरत होता है क्या? कॉमन साइज के लिए 2 साल का फिगर जरूरत होता है क्या? दर्श बुमना, 2 साल का फिगर चाहिए क्या कॉमन साइज के लिए? नहीं चाहिए ना? पक्का? और कंपैरेटिव साइज के लिए 2 साल का फिगर चाहिए क्या? हाँ, चलो करो। क्योंकि 12th का सबसे इजी चैप्टर है।
प्लस 18,000 माइनस 18,000 वो तेरा ठीक है अब वो तेरा ठीक है 520 प्लस माइनस क्या है क्या ये भी है हर एक चीज अलग होगी चलो आओ जी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 880 दे दिया, 8,80,000। अब फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है परचेस 60% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो 8,80,000 का 60% कितना हो जाएगा? अरे ये खराब हो गया, शिट। 528,000,000 और फिर आप देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, 14,000 माइनस 18,000 कितना आ जाएगा? -4,000। फिर अदर इनकम के लिए क्या बोला, 10% ऑफ रेवेन्यू, तो 88,000, 968 टोटल आ गया। यहां तक में कोई लफड़ा है क्या? यहां तक में कोई भी लफड़ा नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस कितना हो गया? 12% ऑफ टोटल परचेज, तो टोटल परचेज हमारा कितना है? 528, तो 12% ऑफ 528 कितना हो गया? 633,660। फिर फाइनेंस कॉस्ट के लिए क्या बोला? 5% ऑफ COGS, तो 5% ऑफ 528 और -4,000, क्योंकि यही होगा COGS। 26200 टोटल कॉस्ट टोटल एक्सपेंस हो गया 613,528
613 560 ये आ गया। प्रॉफिट आ गया 35 440 440 टैक्स आ गया 106 332 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 248 108। आइए जी, तो ये क्लियर है एकदम, ये क्लियर है एकदम। और अब आप आ जाओ परसेंटेज में। हम लोग क्या कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये तो 100% ही होएगा, ये तो 100% ही होएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, 88,000 डिवाइड बाई 8,80,000 इंटू 100 कितना आ गया, 10%। ये कितना हो गया, 110%। फिर कितना आ गया परचेज, 60%। चेंज इन इन्वेंट्री कितना आ गया, 0.45%। हाँ, उसके नीचे बताते जाओ, 7.2%, 2.98, 69.73, 40.28, 12.09, 28 बोलो हाँ ना, कोई दिक्कत है क्या, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप क्या कर रहे हो, आप इनकम स्टेटमेंट बनाए हैं और उसका क्या कर रहे हो, परसेंटेज निकाल रहे हो। सेम गोज, अगर 2 साल होता तो हम लोग 2 बार परसेंटेज निकालते, ठीक है ना। अगर बैलेंस शीट होता तो बैलेंस शीट में टोटल किसको पकड़ते, जैसे यहाँ पे टोटल किसको पकड़े हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, और बैलेंस शीट में किसको पकड़ते, बैलेंस शीट टोटल को, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, मतलब इलस्ट्रेशन में दिखा रहा हूं, बनवा नहीं रहा हूं, डोंट वरी। प्रॉफिट और लॉस का इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज का इनकम स्टेटमेंट का चांसेस मेरे समझ में सबसे ज्यादा है। बैलेंस शीट तो शेड्यूल 3 में आने ही है, हाँ, तो इनकम स्टेटमेंट बचा वही देगा। देखिए जैसे बैलेंस शीट कैसे होएगा, आप क्या किए हो, 2 साल का बैलेंस शीट बनाया हो, 2024 का और 2023 का, 24 का और 23 का आपके पास बैलेंस शीट है, बोलो हाँ ना। अब क्या करोगे अब आप जब 24 का काम कर रहे हो, आपको 23 से मतलब है क्या, नहीं। आप देखा बैलेंस शीट टोटल कितना है, 32 लाख, तो आप 10 लाख डिवाइड बाई 32 लाख इंटू 100 यहां लिख दिया, 6 लाख डिवाइड बाई 32 लाख इंटू 100 यहां लिख दिया, 7 लाख डिवाइड बाई 32 लाख इंटू 100 यहां लिख दिया, 8 लाख डिवाइड बाई 32 लाख इंटू 100 यहां लिख दिया, 1 लाख डिवाइड बाई 32 लाख इंटू 100 यहां लिख दिया, और 32 लाख डिवाइड बाई 32 लाख इंटू 100 यहां आ गया, बोलो हाँ ना। सेम चीज नीचे भी हुआ है। जब आप 2023 का काम करोगे तो फिर आपको 23 के इंडिविजुअल फिगर को किससे डिवाइड करना है, 24 लाख से, क्लियर है क्या, और आपका ये आ जाएगा, डिंग 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 डिंग। बात समझ में आ रहा है, बोलो हाँ ना। तो ये कहानी है। अब आपको घर पे जाके क्या करना है, आज ही आपको घर पे जाके टीएस ग्रेवाल का या डीके गोयल जो भी आपके पास बुक है उसका सारा इलिस्ट्रेशंस कर लेना है, सारा का सारा इलस्ट्रेशंस कर लेना। एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग क्या करोगे, बना के देख लोगे। 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, इसमें लोग गलती करते हैं क्या, ट्रस्ट में भर भर के गलती करते हैं। कंपैरेटिव कॉमन साइज में लोग भर भर के गलती करते हैं, उसका रीजन ये है कि ये चैप्टर लोगों को इन जनरल इजी लगता है, कुछ नहीं है इस चैप्टर में, एग्जाम से एक दिन रात में पहले देखेंगे और कर देंगे और हो जाता है कांड। बात समझ में आ रहा है। तो इस चैप्टर को बहुत ही प्यार से आप देख के 2-4 क्वेश्चन तीनों चारों चीजों का, मतलब कंपैरेटिव में 2 इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट हो गया, कॉमन साइज में 2 इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट हो गया, तो ये चारों कैटेगरी का एटलीस्ट 2-2 सम आप बना के जाओगे और इलस्ट्रेशन तो सारा देख के जाओगे।
अगर इस चैप्टर में वो लोग डिफिकल्ट करने का चेष्टा किया तो क्या करेगा, वो लोग इनकम स्टेटमेंट का ड्राफ्ट किया हुआ इनकम स्टेटमेंट नहीं देगा, तुमसे ड्राफ्ट करवाएगा। ध्यान रखना वहां पे ध्यान रखना, कभी कभी लोग गलती कर देते हैं। बुद्धि में जा रहा है बोलो हाँ ना, चलिए रहने दीजिए इतने ही। हाँ